गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मलिक मोहम्मद जायसी। कल जो है हमने जितने भी बाकी के सूफी कवि थे उन सबको पढ़ा, उनके बारे में जाना कि क्या-क्या उनकी रचनाएँ हैं, क्या-क्या उनकी विशेषताएँ हैं और जो है उनकी कुछ जो प्रमुख पंक्तियाँ थी उसका मैंने कहा था कि आप जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल वाली किताब से देख लीजिए। ठीक है? बाकी आज जो हम करने वाले हैं, ये है आपका मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है? तो जायसी का जो है अध्ययन हमने करना है आज। इम्पोर्टेंट कवि हैं इसलिए जो है इसको ये वाली क्लास जो है आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकती है कि बहुत बल्कि है। ठीक है? यहाँ से आप शॉर्ट मान कर के चलिए कि क्योंकि अगर हम पिछले पैटर्न को ही लें अभी तक, अगर हम यही मान के चलें कि पिछले पैटर्न के आधार पर ही आपसे परीक्षा जो आपकी ली जाएगी 200 अंकों की हिंदी की, तो उसमें से जो है प्रत्येक जो भी महत्वपूर्ण कवि है आपका, जो भी बड़ा कवि है, उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कबीर से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? तो जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, उनसे आप उम्मीद ये रखिए कि वहाँ से बहुत आसान प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? वहाँ से आप थोड़ा-सा गहराई की उम्मीद करेंगे, आप गहराई में तैयारी करेंगे और उम्मीद आप ये करेंगे कि यहाँ से थोड़ा-सा जो है डेप्थ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खास करके जो बड़े कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि 200 नंबर का पेपर बनाने में जो है क्योंकि मैं खुद टेस्ट बनाता हूँ, तो मुझे लगता है कि भई मैं मलिक मोहम्मद जायसी से अकेले फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टेस्ट बनाना होगा ना, तो मुझे लगता है कि मलिक मोहम्मद जायसी से मैं 30 क्वेश्चन बना सकता हूँ। लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाने पर आता हूँ ना, तो 15-16 में ही मेरा जो है पूरा कंटेंट खत्म हो जाता है। ऐसा होता है। इसलिए आप ये मान कर के चलिए कि हर टॉपिक से जो है 1-1, 2-2 प्रश्न आपके पूछे जाएँगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जब पेपर बनाने पर आएगा ना आयोग 200 नंबर का, तो उसको लगेगा कि यार थोड़ा-सा और ही दे देते। ऐसा लगता है पेपर बनाने में कभी-कभी। इसलिए जो है थोड़ा-सा गहराई की उम्मीद आप लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक्स से करनी ही करनी है। ठीक है? कभी अगर आप में से कोई गेस्ट इत्यादि में पढ़ाता होगा या कोई एलटी में होगा भी, तो या फिर कभी किसी ने इस तरह से पेपर सेट किया होगा, कभी आपने एमसीक्यू पेपर सेट करके देखना, हमेशा ऐसे होगा कि जितना आपको लग रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएँगे, उतने क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाएँगे, उससे कम ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? तो ऐसा होता है, इसलिए जो है आप याद रखिएगा कि हर टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 200 नंबर की परीक्षा आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक? अभी तक अगर कुछ और इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाते हैं भर्ती में, तब हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है पुराने अनुसार ही हमारा चल रहा है, तो हम पुराने नियम के आधार पर ही अपनी तैयारी करेंगे पूरी की पूरी। वैसे भी सिलेबस में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मलिक मोहम्मद जायसी हमेशा सिलेबस में रहेगा, ठीक है? हमेशा जो है ये वाले टॉपिक रहने वाले हैं, साहित्य आपका बदलने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, हो सकता है हिंदी शिक्षण इत्यादि कुछ जुड़ जाए, बीएड का टॉपिक-वॉपिक कुछ जुड़ जाए, कुछ घट जाए, इस तरह से होगा। हो सकता है जैसे मानो उन्होंने संस्कृत हटा दिया या और इस उसकी जगह पे कुछ टीचिंग वाला जोड़ दिया, ऐसा कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। लेकिन हिंदी का जो मेन सिलेबस है आपका आधार जो है बड़ा रहने वाला वही है, 90% तो वही रहेगा सिलेबस। इसलिए जो है तैयारी आपको अच्छे से करनी ही करनी है। तो आते हैं आज के टॉपिक पर मलिक मोहम्मद जायसी पर। तो कुछ रामचंद्र शुक्ल जी की स्थापनाएँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थापनाएँ हैं रामचंद्र शुक्ल की मलिक मोहम्मद जायसी पर और फिर जो बाकी जितने भी आलोचक हैं, उनको भी हमने पढ़ना है। बाकी आलोचकों की जो अवधारणाएँ हैं, उनको हम खास करके उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, उनको ज़्यादा पढ़ेंगे जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल से असहमति व्यक्त की है और जिन-जिन पॉइंट पर असहमत हुए हैं आलोचक, उन-उन पॉइंट्स को आज हम देखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपका मलिक मोहम्मद जायसी कंप्लीट हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से, ठीक? चलिए, तो ये जो है किसके शिष्य थे? तो शेख मोहीउद्दीन एक शेख मतलब इनका एक सूफी फ़कीर का ज़िक्र मिलता है, शेख मोइनुद्दीन, ठीक है? या मोहिदी नाम से मिलता है, तो इसके जो है ये शिष्य थे और जायस में रहते थे, इसी वजह से इनका नाम जायसी पड़ा हुआ है, ठीक है? जायस जो है एक स्थान का नाम है। इनकी एक छोटी-सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फ़ारसी अक्षरों में छपी हुई मिलती है। आखिरी कलाम तो है ही, आपको भी पता है, मलिक मोहम्मद जायसी की किताब है और यह सन 936 हिजरी में अब ये जो है ये अरेबिक ईयर है, मुस्लिम जो वर्ष होता है उसके अनुसार है ये 1528 ईस्वी के आसपास बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। तो जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से सूफी कवि ने जहांगीर की प्रशस्ति की है, जहांगीर की प्रशंसा लिखी है, तो किसने लिखी है? उस्मान ने लिखी है। किसमें लिखी है? चित्रावली में लिखी है। ठीक है? उसी प्रकार बाबर की प्रशंसा जो है किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी आप लोग याद रखिएगा आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा या प्रशस्ति मिलती है और क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल के यहाँ पर लिखा हुआ फैक्ट है, इसलिए और महत्वपूर्ण ये हो जाता है।
ठीक है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के बारे में लिखा है। ये एक आध बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कवि बधी। तो ये वाला जो है ये किसके संदर्भ में ये पंक्ति चलती है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने बारे में लिखा है कि मेरा जो है 9 सदी, तो ये हिजरी के अनुसार बात कर रहा है कि इस संधि सद में मेरा जो है जन्म हुआ 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो ये कोई कवि बदी हुए हो सकते हैं, उससे 30 साल ऊपर की बात कर रही है, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हालांकि ये पंक्ति आपको याद रखनी है, इसका मीनिंग जनरली नहीं पूछा जाएगा, आपको फैक्ट केवल याद करना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने बारे में ये लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? ये आखिरी कलाम की पंक्ति है, याद रखिएगा। इस पुस्तक यानी आखिरी कलाम में अपने बारे में जायसी ये कहते हैं। ठीक है। आप भी जानते हैं जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो पद्मावत है, और जिसका निर्माण काल कवि ने खुद ही कहा है कि सन 927 आहा। तो सन 900 से 27 आहा, 927 यानी कि हिजरी की बात कर रहा है, 927 हिजरी की ये बात कर रहा है। ठीक है। कथा आरंभी बैन कवि कहा, तो यानी कि बैन यानी वचन, तो कथा आरंभ कर रहा है वचन। ठीक है, और कवि जो है इस तरह से शुरुआत कर रहा है पद्मावत की। ठीक। अब शुक्ल जी ने इसका अर्थ कैसे लगाया? अगर हम 927 हिजरी अगर हम देखें, तो अगर हम इसको ईसवी सन में कन्वर्ट करें तो ये ठहरता है 1520 ईसवी। ठीक है, 1520 ईसवी। लेकिन इसमें गेम क्या है? गेम इसमें यह है कि पद्मावत, मतलब गेम मतलब एक रोचक फैक्ट, ठीक है, कि पद्मावत में जो है शेरशाह सूरी का नाम आता है। और शेरशाह सूरी जो है, ये जो बादशाह बना था, ये 1540 के आसपास था। शेरशाह सूरी, एक छोटा सा टाइम पीरियड आया था। शेरशाह ने जो है उस समय हुमायूं को हरा करके, हुमायूं ने 2 कार्यकाल किए, बाबर के बाद हुमायूं बना, लेकिन बीच में फिर शेरशाह सूरी ने उसको जो है निर्वासित किया। उसी दौरान अकबर पैदा भी हुआ, वो सब हुआ, और फिर जो है जीत करके फिर दोबारा दोबारा हुमायूं आता है, और उसके बाद जो है अकबर बनता है। लेकिन बीच में एक छोटा सा पीरियड शेरशाह सूरी का आया था, वो 1540 के आसपास था। अब चूंकि पद्मावत में जो है 1540 का है, और ये कह रहे हैं 927 हिजरी, तो इस हिसाब से जो है इसका मतलब ये आप कह सकते हैं, शुक्ल जी ने इसकी व्याख्या ऐसे की है कि कहानी हो सकता है 1520 ईस्वी में शुरू की हो, लेकिन इसका जो अंत हुआ, यानी कि इसके कुछ-कुछ जो पद लिखे गए, वो 1540 ईस्वी में लिखे गए। यानी कि कुल मिलाकर के 19-20 साल लगाए पद्मावत के लेखन में। जायसी ने कितने साल लगाए पद्मावत के लेखन में, ऐसी व्याख्या जो है रामचंद्र शुक्ल करते हैं, और ऐसी व्याख्या जो है आपको मिलती भी है। ठीक है। और अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि पद्मावत का जो है रचना काल कौन सा है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आधुनिक कविताओं का हमेशा रचना काल वो माना जाता है जब वो प्रकाशित होती है, नहीं तब नहीं जबकि वो आपकी लिखी गई है। ठीक है, लिखी तो हो सकता है उसने लिखी हुई थी डायरी में, है ना, फॉर एग्जाम्पल 2025 में, मतलब कोई मानक कविता है, तो हो सकता है ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध ने जो है बहुत शुरुआत में लिख दी हो, लेकिन प्रकाशित कब की वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसी वजह से अगर आएगा पद्मावत का जो है काल आएगा, वैसे तो इसमें प्रकाशन नहीं होता है इन रचनाओं का, ये तो केवल रचित होती हैं, तो हस्तलिखित में ही आती हैं, तो इसमें जो है आप क्या मानेंगे? 1540 मानेंगे। जनरली हम इसी सिद्धांत के अनुसार करेंगे कि जब भाई कंप्लीट हुई, तब हम मानेंगे कि भाई ये जो है इसका रचना काल है, तो 1540 ईस्वी जनरली माना जाएगा। लेकिन शुरुआत जो है 1520 ईस्वी के आसपास कहता है। और क्योंकि शेर ए वक्त शेरशाह की प्रशंसा जो है किसमें की गई है? पद्मावत में की गई है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। मसनवी अभी आएगा, ये शब्द मसनवी शैली आएगा, इस पर एक बड़ा विवाद भी है, जिसको लेकर के बाद के आलोचकों ने रामचंद्र शुक्ल से अपनी असहमति व्यक्त की है। शुक्ल जी ने कहा कि ये मसनवी शैली पर लिखा गया काव्य है, लेकिन बाद वालों ने साबित किया कि मसनवी पर नहीं लिखा गया, इस शैली पर ये नहीं लिखा गया। ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, शेर शाही देहली सल्तानु चारियों खंड तपे जस भानु, ओही छाद छात और पाटा, सब राजे भुई धारा लिलाटा। ठीक है, तो अपना ललाट जो है सब जमीन पर रख लेते हैं सारे राजा, इस शेरशाह सूरी जो कि दिल्ली के सुल्तान है, ऐसी ऐसी व्याख्या आप कर सकते हैं। तो पद्मावत में शेरशाह की प्रशस्ति आपको मिलती है। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया, इसका रचना वर्ष 1920 19 20 साल का टाइम लगाया, ऐसा जो है कर सकते हैं। ठीक। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे, है ना, इसमें कोई संशय नहीं। हालांकि इस बात पर भी जो है विवाद है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, जायसी के बहुत बड़े अध्येता हुए हैं, यानी जायसी की कविता का बहुत बड़ा अध्ययन करने वाले एक बड़े आलोचक का नाम आता है, उनका नाम है विजयदेव नारायण शाही। आप लोगों ने कवि के रूप में उनको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन शाही एक आलोचक भी थे। ठीक है, तो आलोचक में उन्होंने जायसी पर बहुत काम किया है। तो इस जो है ये सूफी थे या नहीं थे, इसी पर एक बड़ा विवाद है।
ये जो है सूफी थे या नहीं थे, जायसी। लेकिन शुक्ल जी की नज़र में ये क्या थे? सिद्ध फ़कीर थे यानी सूफी थे और अमेठी के राजघराने में इनका बहुत सम्मान होता था जीवन के अंतिम दिनों में। जैसे अमेठी से 2 मील दूर जंगल में रहते थे और वहीं इनकी मृत्यु भी हुई, ठीक है? तो अमेठी के राजघराने में मान जो है इनका माना जाता है और इनका जो गुरु है, वो गुरु आप लोगों ने देख ही लिया है, इत्यादि-इत्यादि आपने कर ठीक। एक इनके बारे में एक चीज़ ये मिलती है, इनके बारे में जो लोक रूढ़ि चलती है, लोक रूढ़ि यानी जिसका हम प्रामाणिक रूप से बता नहीं सकते हैं कि इसका प्रमाण मिलता है, लेकिन जो सुनी-सुनाई बातें, जैसे हर कवि के बारे में बहुत सारी सुनी-सुनाई बातें आती हैं, जैसे कबीर के बारे में ये हमको सुनने को मिलता है कि वो बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे। इसी प्रकार सूरदास जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। तुलसीदास के बारे में मिलता है कि उन जो है उनका तो आप उनको उन्होंने तो लिखा भी है कि मेरे माता-पिता ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, तो बड़ी गरीबी में उनका पूरा जीवन कटा। तो इस तरह की बातें जो है मिलती हैं हर किसी के बारे में। मीरा के बारे में जो कहानियाँ मिलती हैं कि ज़हर दिया फिर वो चली गई और सब कुछ इस तरह से। तो जायसी के बारे में मिलता है कि ये देखने में ये जो है काने थे, काने यानी कि एक आँख से देखने में असमर्थ थे और कुरूप थे, यानी कि बहुत अच्छी शक्ल-सूरत के व्यक्ति तो नहीं थे। ठीक है? कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हँसा था और इस पर ये बोले मोहिका हँसेसी की कोह कोह रही और ये ध्यान रखिएगा ये वाली पंक्ति, इसका मतलब ये है शेरशाह इस पर हँसा कि देखो कैसा मतलब अजीब से शक्ल-सूरत का आदमी है। तो इस पर जो है जयसी ने उत्तर दिया था कि तू मुझ पर हँस रहा है या मुझे बनाने वाले पर हँस रहा है? ये इस पंक्ति का अर्थ ये है। मोहि का हँस की कोह रही यानी कि मैं मुझ पे हँस रहा है तू या मुझे बनाने वाला जिसने मुझे ऐसा बनाया, जिस ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया तू उस पर हँस रहा है। तो उस पर शेरशाह कहते हैं बड़ा लज्जित हुआ और उसने उस पर जो है फिर जाकर के माफ़ी माँगी कि मेरे गलती हो गई, मुझे हँसना नहीं चाहिए था इस तरह से। ठीक है? तो ये एक और जो है मिलती है बात है। जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है? स्टेटमेंट किसका है? शुक्ल बाबू का, रामचंद्र शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। तो मैं आपके सामने ही इसको जो है थोड़ा हाइलाइट कर ही देता हूँ। ये स्टेटमेंट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये पीडीएफ आपको थोड़ी देर में प्राप्त हो जाएगी इस पर, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपने ध्यान रखना, ठीक है? जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार तो ये वाला जो है ना? कि इनका हृदय कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, लोक पक्ष में भी और अध्यात्म पक्ष में भी, दोनों में जो है इसकी गूढ़ता, गंभीरता, सहजता विलक्षण दिखाई देती है। आप लोग भी जानते हैं कि जो सूफी काव्य धारा है उसमें 2 पक्ष आपको एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। एक जो लौकिक कहानी है, एक अलौकिक कहानी, ठीक है? एक लोक पक्ष की कहानी, एक अध्यात्म पक्ष की कहानी। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि दोनों पक्ष में, लोक पक्ष में भी और अध्यात्म पक्ष में, दोनों में जो है गूढ़ता और गंभीरता, सरसता जो है विलक्षण रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो आप कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि जायसी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने अच्छी-अच्छी बातें बोली हैं। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के। ठीक है, जैसे कबीर के बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत अच्छी-अच्छी बातें नहीं बोली। इस प्रकार हम देखते हैं जायसी के बारे में, तुलसीदास के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोली हैं शुक्ल जी ने, वो आगे देखेंगे भी। अभी देखिए कबीर का मैंने जैसे ज़िक्र किया था, अभी आएगा भी इसमें देखिए ज़िक्र आया। कबीर से कंपैरिज़न करते हुए कहते हैं, देखिए, कबीर ने भी एक तरह से हिंदू-मुस्लिम एकता की बात करी और जायसी ने भी हिंदू-मुस्लिम एकता की बात करी। लेकिन अंतर कहाँ पे आता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोएट्री ऑफ कबीर एंड पोएट्री ऑफ जायसी? अगर हम हिंदू और मुसलमान दोनों के इस पक्ष की बात करेंगे, दोनों के बीच दुराव की भावना को कम करने के बारे में बात करें, तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि कबीर ने झाड़-फटकार करके हिंदू और मुसलमान के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ठीक है? कबीर ने मतलब हिंदू-मुसलमान को एक करने के लिए थोड़ा-सा वो डाँटने वाली शैली दिखती है कि एक क्यों नहीं रहते हो? एक रहा करो। हिंदुओं को भी झाड़ दिया, मुसलमान को भी झाड़ दिया, है ना? उसके उसके कर्मकांड को भी उसको कर दिया, उसके अंधविश्वासों पर भी जो है चोट कर दी। तो इस तरह से एक कहीं न कहीं वो क्या है चिढ़ाने वाला है, एक कहीं न कहीं उसको चैलेंज करने वाला है, डाँटने वाला है। हृदय को स्पर्श करने वाली कविता कबीर ने नहीं लिखी, ऐसा कह रहे हैं शुक्ल जी। मनुष्य-मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त नहीं हुआ। है ना? वही स्टेटमेंट आगे है कि मनुष्य और मनुष्य जो रागात्मक संबंध होना चाहिए था, जो प्रेम की बात करनी चाहिए थी हिंदू-मुस्लिम एकता के संदर्भ में कह रहे हैं, ठीक है? प्रेम की बात करी है कबीर ने, लेकिन इस संदर्भ में नहीं कही। इस संदर्भ में थोड़ा डाँटने-डपटने वाला सिस्टम ही ज़्यादा है। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव
मनुष्य कभी-कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन जैसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने-सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आप पढ़िए कि कबीर का जो स्टाइल था, वो जो है कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि दिलों को मिलाने वाली बात जो है उसमें नहीं आ पाई। लेकिन जायसी के यहाँ पे आप यह कह सकते हैं कुतुबन का भी नाम लिया है तो कुल मिलाकर के जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा है, उनके कवियों ने क्या किया, प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाया और हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय दोनों को जो है एक तरफ से आप कह सकते हैं उनके बीच अजनबीपन को मिटाया और उसके बाद जो है उन दोनों के मिलने की बात करी। ठीक है? उन दोनों को जो है एक दूसरे के करीब लाया भावात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब लाने वाले कौन है? प्रेमाश्रयी काव्यधारा वाले लोग हैं, कुतुबन जायसी इत्यादि कवि हैं। ये शुक्ल जी की मान्यता है। तो अगर आप एक बात करें इसके बारे में, इस स्टेटमेंट का कुल मिलाकर के आप निचोड़ समझ गए होंगे वैसे तो, ठीक है? अब ज़्यादा क्या समझाया जाए? ठीक है, समझ गए होंगे कबीर की शैली कैसी थी और जायसी की शैली कैसी थी। जायसी की प्रेम वाली शैली ज़्यादा थी, जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और कबीर की क्या थी, झाड़-फटकार करने वाली शैली थी, ठीक है? जो चिढ़ाने वाली साबित हुई अंततः, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं, ठीक है? व्याख्याकार पर भी डिपेंड करता है। मैंने पहले ही कहा है कि कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल की राय कोई बहुत अच्छी नहीं थी, है ना? मतलब उनकी प्रतिभा का सम्मान करते थे, उनके कुछ जो चमत्कारपूर्ण बातें आ जाती थी, उनका सम्मान करते थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो है बहुत अच्छा मूल्यांकन कबीर का नहीं किया है, जो और आलोचकों ने किया हुआ है, ठीक है? हाँ, इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। ठीक है? स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, समझ में आ रहा है कि मुसलमान थे लेकिन हिंदुओं की कहानी कही और हिंदुओं की भाषा में कही, अवधी में, है ना? कुल मिलाकर। सहृदयता के साथ कही, पूरी हृदयता के साथ कही और उनके जीवन को छूने वाली स्टाइल में कहकर के उन अवस्थाओं को लेकर के जो है पूरे हृदय में सामंजस्य दिखाया। ठीक है? कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी के द्वारा पूरी हुई। ठीक है? एक और अंतर वो कह रहे हैं कि कबीर ने क्या किया, जो परोक्ष सत्ता एक तरह मतलब ईश्वर जो था, उसकी एकता का आभास दिया था केवल कि ईश्वर एक है बस, इतना कह दिया। लेकिन जीवन के साथ जोड़ पाने में समर्थ कबीर नहीं हुए। जीवन में घोल पाने में एक तरह इसको कहते हैं ना सहृदयता के साथ घोल पाना इस भाव को कि ईश्वर एक है, लड़ो मत, इस भाव को हृदय मतलब स्पर्श कर हृदय मतलब पूरा हृदय के साथ आप कह सकते हैं, सेंटेंस गड़बड़ा गया कि मतलब जायसी ने जो है वो चीज़ करी इनके इस बारे में, ठीक है? कि सहृदयता लेकर के आए इस भाव के अंदर, आप कह सकते हैं, ठीक है? प्रत्यक्ष जीवन से जोड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये वाला अंतर भी इन्होंने बताया। पहला अंतर जो है ये वाला था, दूसरा अंतर एकता में, दूसरा अंतर जो है ये था कि ईश्वर के साथ जो आभास था उसको हृदय के स्तर पर लेकर के चले गए। ठीक है? तो ये अंतर आप समझ गए, अभी तक के स्टेटमेंट समझ चुके हैं। इसके अलावा पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा सारे के सारे। ये स्टेटमेंट आपको मतलब ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है माना स्टेटमेंट ये वाला याद करना है कि पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है और आपको याद हो गया कि पद्मावत पूर्ण प्रौढ़ता वाली रचना है, तो आप कहेंगे नहीं-नहीं मैंने गलत स्टेटमेंट याद कर लिया। भाव कम से कम आपको याद रखना है, कुछ-कुछ वाक्य बीच-बीच में याद रखने हैं कि हाँ, ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। ये मान्यता है, ठीक? तो प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को मिलती है, यानी कि प्रेम गाथाओं की जो परंपरा थी, प्रेम गाथा की परंपरा वही वाली लव स्टोरीज ना, ये जो जितनी भी सारी थी, इनसे पहले जितने भी लिखी गई, चाहे वो सत्यवती कथा हो या फिर चंदायन हो या फिर जो है मृगावती हो, मधुमालती हो, इस परंपरा में सबसे ज्यादा मैच्योर रचना आपको कौन दिखाई देती है? पद्मावत दिखाई देती है, ये इसका मतलब है। प्रौढ़ता जो है कहाँ पे दिखाई देगी आपको? पद्मावत में जाकर के दिखाई देगी। ठीक है? यह उस परंपरा में सबसे अधिक अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी कहानी में भी विशेषता है, ठीक है? इसकी कहानी में भी विशेषता है और वो विशेषता क्या है कि इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। इसमें क्या है? हिस्ट्री भी है और इमेजिनेशन भी है, इतिहास और कल्पना का समन्वय है आपका पद्मावत, ऐसा कह रहे हैं। चित्तौड़ की महारानी है पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है, ऐसा कहते हैं कि उनका जो हिस्ट्री है पूरी पद्मावती का, वो हिस्ट्री पहले से थी उसकी कहानी, ठीक है? हिंदू हृदय के ये मानना चाह रहे हैं कि हिंदू हृदय में पहले से ही विद्यमान थी
और जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, यानी कि जो हिस्ट्री में पहले से थे, पर उन्होंने अपनी कहानी का स्वरूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। यानी कि उसमें थोड़ा-सा इमेजिनेशन डालते हुए उन्होंने वही स्ट्रक्चर रखा जो कि पहले से जनता के मन में था। यानी कि जनता की जो फीलिंग थी इस कहानी के प्रति उसको चेंज नहीं किया। ठीक है? जनता के हृदय में जो पहले से प्रतिष्ठित थी, उसमें थोड़ा-सा इमेजिनेशन डाल करके कम से कम जो फ़ील था जनता का पहले से इस कहानी को लेकर के, कहना चाह रहे हैं कि कहानी पहले से थी, है ना? ये जो पद्मावती वाली कहानी है, ये पहले से विद्यमान थी, उसी में बस केवल कल्पना का समावेश करते हुए रखा है इस चीज़ को, ठीक? इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध, ये पूर्वार्ध होना चाहिए था, बिल्कुल कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है, ठीक है? ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार आ चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि ये इतने आएगा ये दोबारा, लेकिन ऊपर के स्टेटमेंट्स थोड़ा-सा ध्यान रख लेना, इसीलिए मैंने एकदम अंतर बताते-बताते मैं आगे बढ़ा हूँ, ठीक? इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध बिल्कुल कल्पित है, लेकिन उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक आधार पर है, ठीक है? हिस्टोरिकल बेसिस पर आधारित है, ऐसी मान्यता जो है शुक्ल जी की है और इसके अलावा हाँ, पद्मावत की अच्छा ये सॉरी मैं काटना भूल गया इसको, मैंने कुछ चीज़ें एडिट की हुई ना इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो पद्मावती कथा आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं भेज दूँगा आपको पद्मावती कहानी चलो, इसमें जो है पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा उसका, तो पढ़ने का मन करे तो पद्मावती कहानी आप जो है संक्षेप में पढ़ सकते हो। वैसे आपने पढ़ी होगी आई होप, ये थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको, लेकिन पद्मावती की जो कहानी है वो फ़िल्म की तरह नहीं है, ठीक है? थोड़ा चेंज है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चेंज है। उन्होंने तो बिल्कुल चेंज कर दिया उसको, उन्होंने उत्तरार्ध पर ज़्यादा फ़ोकस किया है, लेकिन इसका पूर्वार्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लिटरेचर के हिसाब से देखें, साहित्य के अनुसार अगर हम देखें, तो उत्तरार्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, वो पूर्वार्ध है इसका, जो कि इमेजिनेशन पर आधारित है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिटरेचर के हिसाब से, ठीक है? बाकी तो जो फ़िल्म-विल्म है, तो उन्होंने उसमें तो दिक्कतें रही होंगी, तो इसलिए वो उसको कर नहीं पाए। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है, ठीक है? अगेन आ गया ये प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों में भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह-जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है और ये वाला जो है आप लोगों ने याद रखना है ये वाला, ये बहुत बार आता है कि तन चितूर मन राजा कीन्हा, हिय संजल बुद्धि पद्मनि चीन्हा, गुरु सुवा जेड़ पंथ दिखावा, जेऊ होना चाहिए था सॉरी, जेऊ पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गन पावा, नागमति यह दुनिया धंधा, है बाचा सोई न एहि चित बंधा, राघव दूत सोई सैतानो माया अलादीन सुल्तानो। तो कुल मिलाकर के वो कह भी रहे हैं कि इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं कि इन सारी चीज़ों की व्यंजना होती रहती है, कि साधना का मार्ग क्या होना चाहिए, उसकी कठिनाइयाँ क्या हैं, सिद्धि का स्वरूप क्या है, यानी कुल मिलाकर के जो सूफ़ी, जो तसव्वुफ़ की फ़िलॉसफ़ी है, वो बीच-बीच में आती रहती है, ठीक है? तो ये जो आपका जो प्रतीक योजना आप लोग पढ़ते हैं ना, कि पद्मावत में ये वाला चरित्र किसका प्रतीक है, तो इन्हीं के आधार पे जो है वो फैक्ट निकलता है यहाँ पे आकर के। इसी में खुद देखिए ना, जैसे खुद ही यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं कि तन चित्तौड़ मन राजा की ना, कि तन क्या है चित्तौड़ है, मन राजा की मन है वो राजा, ही सिंघल यानी कि हृदय क्या है सिंघल द्वीप है, बुद्धि जो है पद्मिनी है। गुरु सुआ जेड़ पंथ जेऊ पंथ दिखावा, गुरु कौन है सुआ है, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावे, यानी कि जगत में बिना गुरु के निर्गुण किसको मिला है, यानी ईश्वर किसको मिला है। नागमति दुनिया धंधा यानी कि सांसारिक बुद्धि है, बाचा सोई न एहि चित बंधा, और राघव दूत जो है किसका, शैतान का दूत है, और माया कौन है, अलाउद्दीन सुल्तान है। बस ये आपको याद भी है, वैसे इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, याद रह जाएगा आपको, वैसे इसमें सिंघल-विंघल आया है तो आपको पता है कि ये किसकी रचना है, ठीक है? हालाँकि थोड़ा इनके माता-पिता वगैरह आप लोग देख लेना भई, है ना? अब कहानी मैं भेजूँगा आपको तो कि कहाँ का राजा था, क्या है उसकी पद्मावती के माता-पिता का नाम, वो सब थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक? तो यहाँ तक हो चुकी है बात। इस बीच कोई डाउट इत्यादि हो तो वो जो है आप लोग चैट में बता सकते हैं, ठीक है? कि ये समझ में नहीं आया, ये मैं जानना चाह रहे हैं। वैसे तो इसमें जानने लायक, समझने लायक क्या है, एक ही स्टेटमेंट को मैं 2-3 तरीके से व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो। और मैं ये मान कर के चलता हूँ कि हालाँकि आप लोग एमए, बीएड बहुत क्वालिफ़ाइड लोग हैं, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन तब भी मैं ये मान कर के चलता हूँ क्योंकि आप पहली बार मतलब पढ़ तो आप रहे ही हैं, आपने पढ़ा भी होगा ही, लेकिन मैं ये मान कर के चलता हूँ उस विद्यार्थी के अनुसार
पढ़ाया जाना चाहिए, जिसको ये मतलब जो पहली बार पढ़ रहा है उसको उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। हो सकता है किसी ने 2 बार पढ़ी हो, किसी ने पढ़ी नहीं हो, किसी ने 1 बार पढ़ी हो, ठीक है? तो लेकिन हम उसके अनुसार पढ़ेंगे जिसने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? तो उस हिसाब से क्लास चलेगी और यदि आपका लेवल थोड़ा-सा ऊपर है तो थोड़ा-सा बर्दाश्त कीजिए साथ ही साथ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक बात हो चुकी है, अभी तक की बातें हम समझ चुके हैं पूरी की पूरी कि पद्मावत है क्या, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जायसी की क्या विशेषता है, पद्मावत की क्या विशेषता है, इनके बारे में उनके जीवन से संबंधित क्या-क्या बातें हैं। अब जो है अब आते हैं इसकी शैली पर, जिस पर कि आगे चल कर के हम विवाद भी देखें, ठीक? यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, ठीक है? शुक्ल जी की स्थापना क्या थी कि पद्मावत की जो रचना हुई है, वो संस्कृत की प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है। संस्कृत में प्रबंध काव्य लिखने की एक खास पद्धति है, जिसमें सर्ग होते हैं। 1, 2, 3, 4 यानी सर्ग सर्ग 1, सर्ग 2 इस तरह से पद्धति होती है, उसमें मंगलाचार इत्यादि, इत्यादि होता है। एक खास तरह से जो है संस्कृत में प्रबंध काव्य लिखे जाते हैं, ठीक है? शुक्ल जी कह रहे हैं कि पद्मावत उस तरह से नहीं लिखा गया और वो कह रहे हैं कि किस स्तर किस शैली पर लिखा गया, मसनवी शैली पर लिखा गया है। मसनवी फारसी में एक शैली होती है, ठीक है? ये फारसी की एक शैली है। पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है, ठीक है? जो श्रृंगार है, वीर है, हालाँकि ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है। अब ये कीबोर्ड की गलती है भाई, ठीक है? ये ऐसा होना चाहिए था। थोड़ा ये जो ये वाली गलतियाँ हैं, वो थोड़ा-सा आप इग्नोर कर लेना, ठीक है? क्योंकि कीबोर्ड में कभी-कभी ना ये एग्ज़ैक्टली इस तरह ये संकेत नहीं मिलता है, तो ऐसा काम चलाना पड़ता है, ठीक है? तो ये टाइपिंग की मजबूरियाँ हैं, थोड़ा देख लेना आप। चलिए, तो हाँ, श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार। वो कह रहे हैं कि इसकी जो शैली है वो संस्कृत की परंपरा के अनुसार नहीं है, लेकिन जो श्रृंगार, वीर इस तरह के जो वर्णन किए वो भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार किए हुए हैं। और एक बात तो आप पता है कि इसका जो पूर्वार्ध है वो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, लेकिन उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। क्या कह रहे हैं कि जो पद्मावत है, इसका जो पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध में ज्यादातर क्या है आपका प्रेम मार्ग ही है, यानी कि कुल मिलाकर के जो सूफीज्म जो है उसकी फिलॉसफी ही ज्यादातर दिखाई देती है, लेकिन उत्तरार्ध में प्रेम मार्ग भी है, प्रेम मार्ग भी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है लोक पक्ष का भी विधान आपको दिखाई देता है, ठीक है? तो उत्तरार्ध में इस तरह की चीजें हैं। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है कि पद्मावत में जो पद्मिनी का रूप वर्णन है, जायसी ने जो किया हुआ है, वो पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है कि इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है कि लोकोत्तर यानी कि लोक से उत्तर, लोक से परे लेकर के जाता है पाठक को, इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है, ठीक है? अनेक अलंकार हैं उसमें पाए जाते हैं, कुछ पद्य जो है यहाँ पे डाले हुए भी हैं शुक्ल जी ने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुख लाई, शशि मुख है ना? चंद्रमा के समान मुख, अंग मलय गिरिवासा, मलय गिरी के समान अंग, नागिन झाँप लीन्हि चहु पासा, है ना? नागिन ने जैसे चारों पाश जो है मतलब झाँप लिए हो, ओनई घटा परी जग छाहा, शशि के सरन लीन्ह जनु राहा, भूलि चकोर दीठि मुख लावा, मेघ घटा मह चंद देखावा। तो इस तरह के जो है ये पद्मावती का जो है रूप वर्णन है कि सरवर तीर पद्मिनी आई। हालाँकि पद्मिनी शब्द यहाँ पर आया है, ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में ज्यादातर वो पंक्ति आती है जहां पर जो है हिंट ना हो आपको, जैसे जहाँ पे सिंघल द्वीप आ गया तो वो आप लोग गेस कर लेंगे, उसमें दिक्कत ही नहीं है, तो वो तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन हो गया। लेकिन हो सकता है ये वाला पूछ लिया जाए, ठीक है? ये हो सकता है यही वाला पूछ लिया जाए, तो ऐसा जो है करते हुए कर सकते हैं, ठीक है? परीक्षा में इस तरह से आ सकता है, थोड़ा-सा याद रखना है आप लोगों ने कि किसका वर्णन किस-किस तरह से किया हुआ है, ठीक है? और एक नहीं 2-3 बार अगर आपने रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ कर के चले गए, उसमें अगर आपने कोई कमी नहीं छोड़ी तो कठिन प्रश्न आप आराम से कर पाएँगे, ठीक है? तो वो जो है अपने स्तर पर भी पढ़िए और फिर जो है इन नोट्स को भी देखिए, ठीक है? ये नोट्स मैंने थोड़ा-सा ईज़ी करने की कोशिश की गई है, तो वो जो आप क्लास पढ़ते रहेंगे तो आपका काम होता रहेगा। चलिए, तो जो मैं कह रहा था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने महाकाव्य घोषित किया और बोला कि ये क्या है मसनवी शैली पर आधारित है, ठीक है? इस पॉइंट पर 2 लोगों ने मतभेद प्रकट किया अपना शुक्ल जी से। एक का नाम है डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है? और दूसरे का नाम है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने भी काफ़ी काम किया हुआ है सूफी काव्य धारा पर विशेष रूप से, ठीक है? और ये तो सूफी काव्य धारा नाम भी नहीं लेते हैं। इनके अनुसार तो सूफी काव्य धारा नाम है भी नहीं इसका, ठीक है?
ये तो इसको जो है प्रेम की कविता या इस तरह से कहते हैं, एग्ज़ैक्टली मैं नोमेनक्लेचर भूल गया, लेकिन याद रखूँगा मैं, कल ज़रूर लेकर के आऊँगा मैं, ठीक है? फैक्ट याद दिलाना मुझे, मैं देखूँगा इसको कि गणपति चंद्रगुप्त ने एकदम एक फ्रेज़ ये यूज़ किया हुआ है इसके लिए, अ, कुछ रूढ़ि कथानक ऐसा कुछ मिलता है, इन्होंने फ्रेज़ यूज़ किया हुआ है। इनको सूफ़ी काव्य धारा भी नहीं माना इन्होंने, और उसके पीछे लॉजिक भी है, ठीक है? और लॉजिक देते भी हैं वो, ठीक है? तो अभी हम पढ़ेंगे इस लॉजिक को कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए, नगेंद्र क्या कहना चाह रहे हैं, शुक्ल जी ने कहा कि ये मसनवी शैली पर लिखा हुआ है, फ़ारसी की मसनवी शैली पर, ठीक है? और इसका जो लक्ष्य है वो सूफ़ी मत का प्रचार एक तरह से है। मतलब ऐसा लग रहा है ना, शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि इसमें सूफ़ी मत का बहुत प्रचार-प्रसार किया गया है। लेकिन जो बाकी आलोचक हैं, उनका ऐसा मानना नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं, देखिए, पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इसे रूपक काव्य या आध्यात्मिक काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक काव्य भी कहते हैं, रूपक काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक खास तरह की प्रतीकात्मकता है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इससे असहमत होते हुए क्या कहते हैं कि पद्मावत के रूपक तत्व का संबंध सूफी मत से न होकर भारतीय साधना पद्धति से ही सिद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो सूफी मत, जो शुक्ल जी ने इसको कह दिया कि ये सूफियों के अनुसार लिखा गया है, इसकी पद्धति है, इसमें सूफी की फिलॉसफी मिलती है, तसव्वुफ जिसको कहा जाता है वो मिलता है। नगेंद्र इससे सहमत नहीं है। नगेंद्र कहते हैं कि इसमें सूफी मत का प्रचार नहीं है, इसमें क्या है, भारतीय साधना पद्धति है। ठीक है? ये जो साधना पद्धति यहाँ पर मिलती है वो कौन-सी है? सूफी नहीं है, बल्कि भारतीय साधना पद्धति। और भारतीय साधना पद्धति क्या हो सकती है? कुल मिलाकर के हिंदू साधना पद्धति एक तरह से, जिसमें अद्वैतवाद है और ये तमाम तरह की चीज़ें, वेदांत, उपनिषद, ये वाली फिलॉसफी देखने को मिलती है। उसी को भारतीय साधना पद्धति कहा जा सकता है, इसी को कह रहे हैं, ठीक है? पद्मावत के अतिरिक्त जायसीकृत, अखरावट एवं आखिरी, कलाम आदि कुछ लघु कलेवर वाली पुस्तकें भी मिलती है, जिनका बहुत महत्व नहीं है। ये वाला खैर, इसको मुझे एडिट करना चाहिए था, एडिट किया नहीं मैंने, खैर। ये वाला जो पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा। तो नगेंद्र ने एक तरह से कहा, क्या कहा कि जो रूपक हैं इनके, वो जो है क्या है, भारतीय साधना पद्धति वाले हैं, सूफी वाले नहीं है। दूसरी तरफ गणपति चंद्रगुप्त जो है, इससे मानते हैं कि ये जो शैली है पूरी तरह से भारतीय है। ठीक है? ये फारसी शैली नहीं है, मसनवी शैली नहीं है। ठीक है? और इसके सभी कवि मुसलमान नहीं है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही, इसको सूफी कवि मानने का शुक्ल जी का एक और लॉजिक था। अभी हम उनको भी पढ़ेंगे, शाही को, तो शाही ने तो एकदम ही खारिज कर दिया कि सूफी तो है ही नहीं है। ठीक है? तो शुक्ल जी ये मानते थे कि इसके जितने भी कवि हैं, सारे के सारे कवि जो है मुसलमान हैं। ठीक है? ये शुक्ल जी की स्थापना है। कल पढ़ाया था वैसे मैंने आपको, है ना? कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। और कह रहे हैं कि एक ही कवि हिंदू है, एक ही कवि हिंदू है, उसका नाम है सूरदास। और ये सूरदास वो वाले सूरदास नहीं है, ठीक है? ये पंजाब का एक कवि है और इसने जो है नल दमयंती की कहानी लिखी थी। ऐसा जो है इनके यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिलता है कि ये ही केवल एक हिंदू कवि है सूफी काव्य धारा में, और कोई नहीं है। इस वजह से भी इन्होंने माना कि ये सूफी मत है। लेकिन गणपति चंद्र गुप्त ने इसके बाद एक बड़ा विस्तृत अध्ययन किया, और इसमें इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये एक चीज़ मिली, इनको जो है 55 कवियों की रचनाएँ प्राप्त हुई, इसी काव्य धारा में, इसी शैली पर लिखी है, प्रेमाश्रयी काव्य धारा में आप कह सकते हैं एक तरह से, जिसको हम सूफी काव्य धारा भी कह रहे हैं। 55 कवियों की रचना प्राप्त हुई, जिसमें से 35 जो है हिंदू निकल गए, 55 में से 35। अब देखिए, शुक्ल जी ने आप लोगों ने कल देखा भी होगा, तो शुक्ल जी ने जो ज़िक्र किया हुआ है इस काव्य धारा में, 7 या 8 कवियों का किया हुआ है, मुश्किल से मुश्किल, है ना? देखा भी है आपने कल। लेकिन आगे के जो आलोचक हैं, उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। अब हमको ये मार्जिन ऑफ एरर या बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा देना पड़ेगा। ये शुक्ल जी पहले अध्येता थे, तो उस समय हो सकता है डेटा कम रहा होगा उनके पास। लेकिन बाद के कवियों ने अध्ययन किया कि 55 कवि निकलते हैं, इन 55 कवियों में से 35 कवि तो हिंदू हो गए। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये सूफियों की काव्य धारा है? तो ये भी एक असहमति है कि इस काव्य धारा का नाम सूफी काव्य धारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है कि इस काव्य धारा का नाम सूफी काव्य धारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक मत ये भी कहते हैं, इनको जो है प्रेमाख्यानक काव्य धारा कहा जाए, वो ज़्यादा अच्छा है कि प्रेमाख्यान तो ये हैं ही, ठीक है? लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि ये सूफी ही हैं सारे के सारे, ठीक है? तो ये भी एक क्या है, असहमति का बिंदु है, याद रखिएगा। गणपति चंद्रगुप्त की क्या मान्यता है इसके बारे में? ये कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने इस परंपरा को विदेशी सिद्ध करने के लिए जितनी भी युक्तियाँ दी हैं, वे सब उनके विपक्ष में पड़ती हैं। यह भारतीय प्रेम कथा काव्य की एक शाखा है। सूफी प्रचार से भी इसका संबंध मानना अनुचित है। तो गणपति चंद्रगुप्त का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो है
इस परंपरा को विदेशी शुक्ल जी ने बोला कि ये विदेशी प्रेम पर आधारित है, लैला मजनू वहाँ से लिया है, फारसी की मसनवी शैली है। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने कहा कि ये सारे जो लॉजिक हैं, वो सारे लॉजिक ठीक नहीं बैठते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने एक बड़ी बहुत बड़ा उसमें दिया भी था। अब मैं उसको लाया नहीं, मुझे लगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, क्या उसमें हम इतने टेक्निकलिटी में घुसे, लेकिन हम कंक्लूजन पर कुल मिलाकर के आते हैं। उन्होंने साबित किया कि ये क्या है आपका, इसमें सूफी मत का प्रचार नहीं है, ये क्या है, भारतीय प्रेम कथा है। ठीक है, भारतीय प्रेम कथा काव्य की एक शाखा है, तो इसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। ये सूफियों का प्रचार वाले जो है परंपरा नहीं। ठीक है, इसके अलावा शुक्ल जी ने कहा था कि इसमें जो इसका जो प्रेम है वो विदेशी प्रकार का प्रेम है। तो शुक्ल जी मतलब स्वदेशी और विदेशी बहुत करते थे। इन्होंने किया हुआ है ऐसा कि स्वदेशी प्रेम है सूफियों का, किसका प्रेम स्वदेशी है, किसका प्रेम विदेशी है, ऐसा करते थे। ठीक है, तो हालांकि जो है इन्होंने कहा कि ये जो विदेशी वाला लॉजिक शुक्ल जी लगा रहे हैं, ये लॉजिक भी क्या है, गलत है। ठीक, तो इसमें हम आगे बढ़े, गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र का स्टेटमेंट भी मैंने यहीं पे लगा दिया। ठीक है, ताकि जो है यहीं पे हम समझ करके मामला आगे बढ़ा दें। चलिए, तो पद्मिनी के रूप वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में ये सारी सृष्टि व्याकुल है, बड़े सुंदर संकेत दिया। और ये संकेत भी आप लोगों ने पढ़ने हैं भाई। कविता पढ़ना, याद करना, स्टेटमेंट याद करना, रटना आपका काम है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने, ये वाला स्टेटमेंट भी आप लोगों ने याद कर लेना है। बरुनी का बरुनो इमि बनी, साधु बान जानू दुई अनी, उन बान्हन असको जो न मारा, बेही रहा सगरो संसारा। ठीक है, ये बाण और इस तरह की बातें कंपैरिजन हो रहे हैं, तो ये वाला वर्णन तो है ही। ठीक है, तो बरुनि बान अस ओपहूं, बेधुर रन बन ढाक, सोजहि तन सब रोवा, पंख ही तन सब पाक। तो ये वाली जो है पंक्तियां भी मिलती हैं इसके बारे में। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में भी साधक के मार्ग में जो विघ्न आते हैं, काम क्रोध विकार आदि आते हैं, इसके भी बहुत सारी व्यंजना यहाँ पे की गई है। ठीक, इसके अलावा ये जो है एक स्टेटमेंट मैं लेकर के आया हूँ, ये शुक्ल की किताब में आपको नहीं मिलेगा, मतलब किताब में मिलेगा लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास में नहीं मिलेगा। दरअसल शुक्ल जी का अध्ययन जायसी पर जो है, जायसी पर है। उन्होंने एक संपादन किया है जायसी ग्रंथावली का, और उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें थी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की परीक्षा में ही पूछी जाती हैं। इसके अलावा कहीं मैंने नहीं देखा कि जायसी ग्रंथावली के अंदर से आपको जो है पीजीटी लेवल पर कहीं मिला हो। लेकिन उसमें से भी मैंने जो है, जो स्टेटमेंट है, जो मेन बात है, उसमें से मैंने ली है। तो जायसी ग्रंथावली की भूमिका में शुक्ल जी लिखते हैं नागमती वियोग वर्णन के बारे में। ठीक है, उन्होंने ये कहा, सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। किसने? जायसी ने। ठीक है, कि जायसी ने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यानी कि सब एक ही जीवन सूत्र में है। वो जीवन सूत्र क्या है? प्रेम का जीवन सूत्र है। ठीक है, जो कि पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वो भावना, हृदय तत्व की ये वाली भावना पशु पक्षी सभी में व्याप्त है। तो उसी दृष्टि से जायसी ने भी देखा है। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। अब ये वाला ध्यान रखिएगा, नागमती की वियोग दशा का विस्तार केवल मनुष्य जाति तक ही नहीं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों तक दिखाई देता था। ठीक है, देखिए इसमें आप देखेंगे ना, इसमें एक बड़ी कमाल की चीज है, और ये जायसी की एक बड़ी विशेषता भी है कि जायसी, ये जो नागमती वियोग वर्णन है, ये 12 मासा शैली पर है। 12 मासा शैली तो नहीं कहेंगे, मतलब 12 मासा वर्णन के आधार पर किया गया है। होता क्या है, गंगा दशहरा के दिन रतन सेन निकल जाता है सिंघल द्वीप की तरफ। हीरामन के बताने के बाद, हीरामन ने वर्णन किया, वो बेहोश बेहोश हुआ, फिर उसको होश में लाया। फिर जो है उसको लगता है कि चलो चलना चाहिए सिद्धि में, पद्मावती की खोज में निकलना चाहिए। वो सब उसमें आध्यात्मिक संकेत तो है ही। तो गंगा दशहरा के दिन वो निकल पड़ा है। अब वो निकल पड़ा तो यहाँ से नागमती का विरह जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गंगा दशहरा के बाद आप लोग भी जानते हैं कि आषाढ़ का महीना शुरू होता है, फिर बरसात शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे ऋतुएं चेंज होती जा रही हैं, उन ऋतुओं के साथ नागमती का विरह किस तरह से चेंज हो रहा है। जैसे अगर बरसात आ रही है, तो बरसात जो है यहाँ से एक तरफ, दूसरी तरफ से नागमती का वियोग जो है और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ मतलब जैसे फिर भादों का महीना लगता है, उसके बाद विंटर आता है। तो विंटर में यानी कि जो शीत ऋतु है, उसमें जिस जिस तरह से प्रकृति करती है, मतलब प्रकृति में जो चेंजेस आते हैं, नागमती का विरह भी जो है उसी के साथ मेल खाता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसा लगता है
कि नागमती तो दुखी है ही, लेकिन नागमती के दुख के साथ ये सारी ऋतुएं भी क्या है, एक तरह से दुखी हो चुकी हैं कि अगर जेठ लग चुका है, जेठ का महीना गर्म हो चुका है, तो अब विरह जो है एकदम पीक पर जा चुका है। इस तरह से 12 मास यानी ऋतुओं के बदलने के साथ-साथ एक-एक महीने का वर्णन इस तरह से मिलता है। बहुत सुंदर है बल्कि, ठीक है, पढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छा है। नेट पे मिल जाएगा 12 मासा वर्णन, नागमती वियोग वर्णन वाला जो खंड है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हर परीक्षा में लगा हुआ होता है, ठीक है? तो उसकी पंक्तियाँ भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। उसके बारे में शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं, यही वाली बात, कि प्रकृति भी क्या दिखाई देती है आपको, नागमती के विरह के साथ ही तालमेल दिखाई देती हुई, कि अगर नागमती खुश है, वैसे तो खुश तो नहीं है इसमें, लेकिन मतलब जब वो आता है तो तब प्रकृति एकदम खिल सी जाती है, वो वाली बात है, ठीक है? तो जब नागमती का विरह बढ़ रहा है, तो यहाँ जो पशु-पक्षी हैं, पेड़-पौधे हैं, ये भी जो है विरह में शामिल हो रहे हैं एक तरह से, तो ये वाली बात है। और इसके अलावा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात शुक्ल जी ने कही और बड़ी सटीक भी लगती है, कि नागमती विरह दशा में अपना रानीपन भूल जाती है, ठीक है? और अपने आप को साधारण स्त्री के रूप में देखती है। और इस स्टेटमेंट की बहुत महत्ता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। क्यों है ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट? शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं, अगर इसमें जो बिंब आते हैं ना, वो बड़े सामान्य जीवन के बिंब आते हैं, ठीक है? कि अगर जायसी नागमती का वर्णन एक रानी के विरह के रूप में करते, तो वो सामान्य जनता तक टच हो ही नहीं पाता, वो रिलेटेबल हो ही नहीं पाता, या कह सकते हैं उसको उतनी स्वीकृति मिल ही नहीं पाती। लेकिन नागमती का जो विरह दशा का वर्णन जायसी ने किया, वो ऐसा ही वर्णन है जैसे एक सामान्य स्त्री का विरह वर्णन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर जायसी ऐसा वर्णन करते कि रानी नागमती का विरह जो है बहुत ज्यादा पहुंच चुका है और अब उसके जो गले में सोने का हार है वो बहुत भारी लग रहा है, तो ये जो बिंब है ये बहुत अच्छा बिंब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश की सामान्य स्त्री सोने का हार पहने हुए नहीं होती, रानी तो नहीं है ना वो। तो रानी तो हर कोई इस बिंब से रिलेट नहीं कर पाता कि सोने का हार भारी हो रहा है, मतलब क्या। लेकिन अगर उसी के स्तर पर अगर आप देखें, सामान्य स्त्री का विरह कैसे वर्णन किया हुआ है, कि नागमती देख रही है कि जो है आपका अब झूले पड़ चुके हैं सावन के महीने में, और सारी स्त्रियां जो है अपने प्रियतम के साथ, अपने पति के साथ जो है झूला झूल रही हैं, हिंडोला जिसको कहा जाता है, वो कर रही हैं। और नागमती वो बहुत ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये वाला जो बिंब है, ये वाला एक सामान्य जीवन का बिंब है, ठीक है? तो ये जो सामान्य जीवन वाला बिंब है, इसी वजह से ये जायसी ने ऐसा वर्णन किया है। वैसे वाला वर्णन नहीं किया कि रानी महल में है और महल वैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। सामान्य स्त्री के रूप में वर्णन किया है। इसी वजह से नागमती वियोग वर्णन अप्रतिम है, अद्भुत है, और इसी वजह से वो जनता के हृदय को छूता भी है। ठीक है? मैंने एक ही स्टेटमेंट लिया है, लेकिन उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पर। ठीक? तो ये वाली बात है। समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि नागमती जो है का विरह वर्णन है, वो ऐसा नहीं है कि किसी रानी का विरह है, वो साधारण स्त्री का विरह है, और इसी वजह से हर कोई उससे, मतलब जो मैंने एक आजकल की भाषा में कहा, रिलेट कर पाती है। हर स्त्री, या मतलब सामान्य जीवन के बिंब लिए हुए हैं, तो इस वजह से वो क्या है, ज्यादा हृदय को स्पर्श करने वाला कह सकते हैं चित्रण है, वर्णन है नागमती वियोग वर्णन। तो ये वाला मैंने इसलिए लिया यहाँ पे। आप लोग भाव समझ गए होंगे, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो वो जो है आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़े इसमें, ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो शुक्ल जी के सारे स्टेटमेंट है, यहीं पर इन्होंने खत्म किया हुआ है वैसे, लेकिन ये वाला मैंने लिया जयसी ग्रंथावली से, ठीक है, उसकी भूमिका में ये सब दिया हुआ है नागमती वियोग वर्णन की स्पेशल उसमें। अब जो है इनसे असहमतियां प्रकट करने वाले एक बड़े विद्वान हुए विजयदेव नारायण शाही, और शाही के विचार थोड़ा सा इनसे अलग है, बहुत ज्यादा अलग है बल्कि, और ये स्टेटमेंट आप लोग याद भी करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, शाही के जो विषय जायसी विषयक विचार हैं वो क्या-क्या हैं, कि तसव्वुफ से अलग हटकर जायसी पर विचार करना असंभव हो गया। इस गलतफहमी के कारण न सिर्फ जायसी का वास्तविक कवि व्यक्तित्व, उनकी रचनात्मक प्रतिभा और एक हद तक उनकी अद्वितीय मौलिकता पर पर्दा पड़ गया है, बल्कि वे दोहरे अन्याय और उपेक्षा के शिकार भी हुए। ठीक है? शाही ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक जितने भी आलोचक आए, सबने जायसी का जो मूल्यांकन किया वो तसव्वुफ के आधार पे किया। तसव्वुफ यानी वही सूफियों की जो विचारधारा है, या सूफियों का जो दर्शन है, इसी के आधार पे किया कि जायसी सूफी हैं तो उसमें सूफियों का कैसे-कैसे है, ठीक है? अब शाही ये कहना चाह रहे हैं कि इसी वर्णन के कारण, कि तसव्वुफ के तत्व ढूँढने के ही कारण, हर आलोचक ने जो है उनके कवि व्यक्तित्व को उनके कवि व्यक्तित्व को, ठीक है? रचनात्मक प्रतिभा को रचनात्मक प्रतिभा को
और आप कह सकते हैं मौलिकता को जो है आप कह सकते हैं इग्नोर कर दिया। सब जो है ये तसव्वुफ़ के तत्व ढूँढने निकल गए जायसी के अंदर, लेकिन मतलब एक इतना महान कवि है अपने आप में, कि कवि व्यक्तित्व तो बड़ा अद्भुत है, इतनी रचनात्मक प्रतिभा है और इतनी कमाल की मौलिकता है इस कवि के अंदर, लेकिन आलोचकों का ध्यान केवल तसव्वुफ़ की तरफ पड़ा रहा। ये जो है कह सकते हैं इस वजह से जायसी एक तरह से उपेक्षा के शिकार हो गई, ये जो है मान्यता थी किसकी? आपकी विजय देव नारायण शाही की। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं योगदान है शाही का कि उन्होंने जो है आप कह सकते हैं केवल एक ही एंगल से जो लोग जायसी को देख करके साइड किया हुआ था लोगों ने, तो उन्होंने जो है उनके कवि व्यक्तित्व को और कह सकते हैं उनके टैलेंट को, उनकी जो है क्रिएटिविटी है उसको लेकर के आगे आए। उन्होंने कहा कि इस पर भी तो बात करो और उस पर फिर बात करना शुरू किया। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि तसव्वुफ़ से अलग हट करके जायसी पर विचार करना असंभव हो गया और गलतफ़हमी क्या थी? कि जायसी जो है ये सब। तो ये वाला स्टेटमेंट याद रह जाएगा आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं आपके जो है विजय देवनारायण शाही। एक और बात है, जायसी एक सामान्य किंतु भावप्रवण मनुष्य, दिल मिलाने वाले दोस्त और अत्यंत प्रतिभाशाली, कल्पनाशील और बौद्धिक कवि हैं। इतने सारे अगर एक साथ आपको ये वाला स्टेटमेंट याद रह जाएगा वैसे मतलब कुल मिलाकर के आप शाही का मूल्यांकन समझ रहे होंगे धीरे-धीरे कि शाही किस एंगल पर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है? ये एक भावप्रवण मनुष्य है, दिल मिलाने वाला दोस्त है, बहुत टैलेंटेड और कल्पनाशील और बौद्धिक कवि है। तो इस एंगल पर जो है उन्होंने बात की है। इसके अलावा एक और बात इन्होंने कही भी है। ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। जायसी ने लिखा चाहे 16वीं शताब्दी में हो, लेकिन उनकी सृजनशीलता एक गहरे अर्थ में आधुनिक है। ठीक है? तो अगर हम ऐसा ऐसा कहें ये वाला जो है ये कथन इस तरह से भी आ सकता है आपकी परीक्षा में या मैं जो टेस्ट बनाऊँगा उसमें उससे भी पूछा जा सकता है कि जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी को एक विशेष अर्थ में आधुनिक कवि किस आलोचक ने सिद्ध किया? तो उत्तर क्या होगा? आपका ये सॉरी आपका विजयदेव नारायण शाही। तो शाही ने क्या किया इनको एक प्रकार का आधुनिक कवि साबित किया हुआ है। ठीक है? कि भले उन्होंने 16वीं सदी में लिखा, लेकिन एक खास तरह की शैली में, एक सृजनशीलता अगर क्रिएटिविटी के अर्थ में देखेंगे, तो वो बड़े आधुनिक कवि नज़र आते हैं। ठीक है? और एक और चीज़ है जो उन्होंने एक और बात कही हिंदू मुस्लिम वाले एंगल पर वैसे शुक्ल जी ने भी बात कही थी, उन्होंने कबीर से कंपैरिज़न किया था, ठीक है? लेकिन जायसी एक और बात कहते हैं, जायसी एकमात्र कवि हैं जिनके सामने हिंदू मुसलमान अलग-अलग नहीं हैं, वे घुल-मिल कर सामान्य पाठक या श्रोता हो गए हैं, ठीक है? कबीर जो है पहचानते हैं, मतलब हम कबीर से कंपैरिज़न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने केवल कबीर पढ़े हैं और निर्गुण भक्ति धारा के 2 ही इम्पोर्टेंट कवि हैं, कबीर और दूसरा जायसी, तो इन दोनों के कंपैरिज़न से जो है आपसी कंपैरिज़न से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? तो जो है इसमें देखिए आप, जैसी एकमात्र कवि हैं जिनके सामने हिंदू-मुसलमान अलग-अलग नहीं है। ऐसा कहना चाह रहे हैं शाही कि हिंदू-मुसलमान बिल्कुल अलग-अलग नहीं है, वो कह उनको ऐसा ल मतलब जो उसके सामने जब लोग पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, तो वो एक श्रोता के रूप में पढ़ता है। वो ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू के हिसाब से पढ़ूँगा या मुसलमान हूँ, तो मुसलमान के हिसाब से पढ़ूँगा। जायसी के सब श्रोता हो गए, पाठक हो गए, इस लेवल के कवि हैं जायसी। इसलिए जायसी को ना चौकन्नी तटस्थता की ज़रूरत पड़ती है, ना आलोचना और प्रतिरोध के तराजू के दोनों पल्लों के बराबर रखने की चिंता व्याप्ति है। कहना चाह रहे हैं, इनको क्योंकि ये इतने मतलब इनके हृदय में ही हिंदू-मुसलमान अलग-अलग नहीं है, इसलिए जो है इनको चौकन्ना रह कर के दोनों को बराबर तराजू में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमैटिकली हो जाता है, ठीक है? कि जैसे कबीर को क्या करना पड़ता है कंपैरिज़न बता रहा हूँ। कबीर को क्या करना पड़ता है कि अगर एक बात हिंदू को बोलनी पड़ती है, तो एक बात मुसलमान को भी कहनी पड़ती है। क्योंकि अगर माने यहाँ 2 बात बोली, यहाँ एक ही बोली, तो ये बोलेंगे कि इनको तो बोला ही नहीं। हम ही को बोलते रहते हो या इन्होंने बोल दिया कि हम ही को बोलते रहते हो, इनको तो बोलते ही नहीं हो। जो आजकल बोलते हैं ज़्यादातर लोग है ना डाइकोटोमी कि कुछ भी बोलो किसी भी उसको तो बोला ही नहीं। उस टाइम तुम कहाँ थे? अरे उस टाइम पैदा ही नहीं हुए थे, कहाँ से बोलते? ठीक है? तो ये वाली बात है, ठीक? तो ये वाली बात है, तो इस वजह से जो है कबीर को एक खास तरह का बैलेंस बना करके चलते रहना पड़ता है। तराजू दोनों दोनों पल्लों को बराबर रखना पड़ता है। लेकिन जायसी को ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो अंदर से ही ऐसा है। अंदर से जो है क्या है हिंदू-मुसलमान अलग ही नहीं है, तो वो अलगाव जो है कविता में आता भी नहीं है। अपने युग में जायसी ने जो बौद्धिक उन्मेष खोज निकाला वह अनोखा था। उसकी समीक्षा का विषय धर्म नहीं था, मनुष्य था। ठीक है? कि इनका जो समीक्षा का सब्जेक्ट होना चाहिए, वो क्या है? धर्म नहीं था। उन्होंने धर्म के आधार पर नहीं किया कि हिंदू धर्म अलग, मुसलमान धर्म। उन्होंने सामान्य मनुष्य के रूप में देखा। ठीक है? लेकिन कबीरदास के हिंदू और मुसलमान 2 जमातों में अलग-अलग उनके पाठक हैं।
कबीरदास जानबूझकर दोनों से समानांतर दूरी की नीति बनाते हैं ताकि उसकी निष्पक्षता पर आँच ना आए, जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है? क्योंकि अभी कभी भी आप देखोगे कि जो हिंदू पाठक होगा वो कबीर की वो वाली चीज़ें उठाएगा जो मुसलमान के बारे में बोली है उन्होंने। तातड़ी मुल्ला बांग दे या जो राती हनत है गाय वो वाली बात। और दूसरी तरफ मुसलमान उठाता है देखो कबीर ने कितना बढ़िया जो है मतलब झाड़ा है हिंदुओं को, तो वो वाली जो बात है ना अलग अलग पाठक नजर आते हैं। तो कबीरदास आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो है एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता में उतने सफल कबीर नहीं हुए जितने जो है जायसी हुए। क्यों? क्योंकि जायसी के अंदर वो वाली जो ऊपर बात हम कर चुके हैं, कबीर को दोनों से जो है दूर रहना पड़ता है। ठीक है, दोनों से समानांतर रूप से दूर रहना पड़ता है, दोनों से समान दूरी बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर किसी से थोड़ी-सी भी असमान हो गई, तो लोग कह सकते हैं कि कबीर निष्पक्ष नहीं थे। लेकिन जायसी को ऐसा कुछ जो है, ऐसी तटस्थता अपनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑटोमैटिकली तटस्थ हो जा रहा है मामला, ठीक? इसके अलावा ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मुझे लगा, ठीक है? और पता नहीं आज तक जो है इस एंगल पर किसी भी आयोग ने पूछा ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये इतना अच्छा स्टेटमेंट है ना, इतना बढ़िया स्टेटमेंट है। तो मैं जब यूके पीएससी में मतलब यूके पीएससी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी भी आयोग में जब मैं पेपर बनाने वाला बनूँगा, तो मैं तो ये वाला स्टेटमेंट पूछूँगा भाई, कि एक अर्थ में जायसी हिंदी के पहले विधिवत कवि हैं। कबीर में प्रयास है लेकिन जायसी में कहीं प्रयास नहीं दिखाई देता। शायद कबीरदास कवि नहीं थे, संत ही अधिक थे। इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती कि कबीर को उनके जीवन में उनके प्रशंसकों ने कवि कहकर के संबोधित किया था या नहीं। इसके विपरीत जायसी मूलतः कवि हैं अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से और बारंबार अपने दावे के अनुसार भी। ठीक है? देखिए, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, छोटा-सा वाक्य जो पहला वाला है कि एक अर्थ में जायसी हिंदी के पहले विधिवत कवि हैं। विधिवत कवि हैं मतलब नेचुरली कवि हैं, जो घोषित रूप से कवि हैं कि यस आई एम ए पोएट, मैं कवि हूँ, कविता लिखता हूँ। तुम सुनो, तुम पाठक हो मेरे। दूसरी तरफ जो बाकी के जितने भी इससे पहले जितने भी लोग हुए कहना चाह रहे हैं, जैसे कबीर हुए, दादू दयाल आदि-आदि जितने भी कवि हुए इनमें से, वो सारे के सारे विधिवत कवि नहीं थे। वो अपने आप को कवि होने का दावा भी नहीं करते थे। तो आप कह सकते हैं कि वो विधिवत रूप से कवि नहीं थे। जायसी हिंदी के पहले विधिवत कवि हैं। और क्यों हैं? कि कबीर में एक तरह का एफर्ट आपको दिखाई देता है, प्रयास आपको दिखाई देता है, ठीक है? कि वो अपनी लैंग्वेज के बेस पर के कविता को एकदम फोर्सफुली यानी कि बहुत बलपूर्वक आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जायसी में एफर्ट नहीं है, जायसी वो काम एफर्टलेसली करते हैं, एकदम प्रयास के बिना, स्मूथ तरीके से करते हुए चले जाते हैं। मतलब नेचुरली टैलेंटेड आदमी मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ा नेचुरल है जायसी के यहाँ कविता, क्योंकि जायसी हिंदी के पहले विधिवत कवि हैं, ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी मान्यता है, ठीक है? और ये कहना भी चाह रहे हैं, एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि शायद कबीरदास कवि नहीं थे, संत ज़्यादा थे, तो आप कह सकते हैं। और एक और स्टेटमेंट इन्होंने कही इसके बारे में कहीं मिलता ही नहीं है, ना भक्तमाल में मिलता है, ना कहीं मिलता है कि कबीर को उनके पढ़ने वालों या उनको सुनने वालों ने कवि कह करके संबोधित किया हो। अब तो हम तो अब कहते हैं ना क्योंकि हमारे यहाँ कवि के रूप में मौजूद हैं, आलोचकों ने उनकी व्याख्या कवि के रूप में कही। लेकिन उनके समय जो लोग जिंदा थे, उनको जो पढ़ते थे, उनको जो लोग मानते थे कबीर को, उन लोगों ने तो कबीर को कवि कह करके नहीं माना हुआ। संत कबीर कहा होगा, महात्मन कबीर ऐसा कहा होगा, ऐसा कह रहे हैं। कवि कह करके संबोधित किया या नहीं, ऐसा कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है कबीर के यहाँ। हम लोग कहते हैं कवि, बल्कि हैं कवि कबीर भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय नहीं कहा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जायसी मूलतः कवि हैं, नेचुरली कवि हैं और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से भी कवि हैं, यानी अपने उपसर से भी कवि हैं और बारंबार अपने दावे के अनुसार भी। जायसी की कुछ पंक्तियां हैं, मुझे यहाँ पे पंक्तियां लानी चाहिए थी, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। जायसी जो है दावा भी करते हैं कि मैं कवि हूँ। ठीक है, एक पंक्ति भी मिलती है उनकी कि मैं कवि हूँ और मेरे वचन सुनो, इस कवि के वचन सुनो, ऐसे-ऐसे 2-3 चौपाइयाँ, 2-3 दोहे इस तरह से मिलते हैं। यानी कि जायसी क्या है, खुद को कवि मान भी रहे हैं, अपने दावा भी करने की मैं कवि हूँ। ठीक है, कबीर ने ऐसा दावा कभी किया ही नहीं, बाकी किसी भी कवि ने इस तरह से दावा नहीं किया। इसीलिए जो है, एक अर्थ में जायसी हिंदी के पहले विधिवत कवि हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात, ये बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, अलग तरीके की बात थोड़ा-सा, अलग फ्रेश स्टेटमेंट, थोड़ा अलग तरह की बात, तो ये जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? और ये वाला स्टेटमेंट भी आप लोग याद रखिएगा कि कबीर अपनी प्रतिभा के सहारे भाषा को ठेल-ठेल कर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि कबीर बहुत टैलेंटेड थे, बहुत प्रतिभा संपन्न थे, इस वजह से वो भाषा के सहारे कविता को बहुत ठेल-ठेल कर आगे बढ़ाते हैं, बहुत फ़ोर्स कर के आगे बढ़ाते हैं। उनकी कविता में इस प्रयास के चिन्ह बराबर दिखते हैं, यानी कि वो जब कविता करते हैं तो लग रहा है कि वो प्रयास बहुत मेहनत से कविता लिखी जा रही है। लेकिन
जायसी में पहली बार हिंदी भाषा सहज काव्य प्रवाह में बहने लगती है, कि हिंदी जो भाषा है उसका जो फ्लो है वो पहली बार जायसी के अंदर आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, विजय देव नारायण शाही का स्टेटमेंट। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको ये एक ये लिख करके बताया हुआ है। कंक्लूजन के तौर पर हम कहें कि शाही ने अपनी चौकन्नी विवेक शक्ति से धर्मनिरपेक्षता और काव्यत्व के मामले में जायसी को कबीर से बड़ा कवि सिद्ध किया है ना? धर्मनिरपेक्षता के मामले में भी कि उनको जरूरत नहीं पड़ती है तटस्थ होने की, क्योंकि नेचुरली है, ठीक है? और काव्यत्व के मामले में भी अगर हम पोएट्री के मामले में बात करेंगे तो जायसी को कबीर से बड़ा कवि सिद्ध किया हुआ है, क्योंकि कबीर अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में पहले भक्त हैं, बाद में कवि हैं। वैसे कबीर के व्यक्तित्व पर हम बात कर चुके हैं कबीर वाली क्लास में, कि कबीर मूलतः क्या है? कबीर मूलतः भक्त हैं या संत हैं या कवि हैं या समाज सुधारक हैं, क्या है? ठीक है? या नाथ संप्रदाय के वो वाले हैं, मतलब नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं, क्या है कबीर मूलतः? हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है कि कबीर मूलतः भक्त हैं, उन्होंने साबित भी किया है, ठीक है? और ये भी कहना चाह रहे हैं कि कबीर अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में पहले भक्त हैं, बाद में कवि हैं, जबकि जायसी सिर से पाँव तक सिर्फ और सिर्फ कवि हैं। ठीक है, ये शाही का स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं आपको लिख करके ला रखा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो क्योंकि कबीर जो है अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में पहले भक्त हैं, बाद में कवि हैं, और जबकि जायसी क्या है, सिर से पांव तक सिर्फ और सिर्फ कवि हैं, यानी कि जायसी बहुत नेचुरली कवि है, प्राकृतिक रूप से कवि है। जायसी के कवि व्यक्तित्व की ऊंचाई को नापने के लिए शाही ने अपनी समाजवादी धर्मनिरपेक्षता की सोच का जिस खुले मन से इजहार किया, वह एक आलोचक के विवेक और साहस का बेमिसाल प्रमाण है। ठीक है, तो बहुत साहस के साथ, ठीक है, पुराने आलोचकों से असहमति व्यक्त करते हुए, अपने समय के आलोचकों से असहमति व्यक्त करते हुए, उन्होंने बहुत साहस के साथ जिस अप्रोच के साथ जायसी को देखा, वो अपने आप में कमाल की बात थी। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। तो आज जो है जायसी के मामले में हमने दो आलोचकों को प्रधान रूप से पढ़ा, रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके अलावा तीन आलोचकों को और पढ़ा, शाही को भी, और हम कह सकते हैं दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ा, और इसके अलावा नगेंद्र एवं गणपति चंद्रगुप्त को भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो है कुल मिलाकर के हमारी क्लास के आज मतलब जायसी के विषय में अध्ययन करने वाले आलोचक रहे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनके स्टेटमेंट याद करिएगा, पढ़िएगा, इसका पीडीएफ आपको क्लास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जायसी के बारे में हमारा जो पूरा का पूरा कंक्लूजन था वो हम निकाल चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।